अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, कराची 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 सबकी नजरें लगी हैं मियां नवाज शरीफ पर, जो कराची में अमन कायम करने की ख्वाहिश लिए वहां मौजूद हैं। और ये भी एक हकीकत है कि कराची में हर कोई अमन चाहता है, लेकिन चाहने से शायद कुछ नहीं बनता, इसके लिए कोशिश करना पड़ती है। और अपनी चाहत को पूरा करने के लिए ही वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची में अमन के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, तमाम जमातों का इत्तफाक राय एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत से सवालात तब तक उठते रहेंगे जब तक हालात मुस्बत पेशरफ्त की तरफ नहीं जाते। क्या तमाम रुकावटें अबूर करते हुए वफाकी हुकूमत कराची की रोशनियां दोबारा बहाल करने में कामयाब हो पाएगी? इस पर आज हम बात करेंगे। आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी है कराची पे, बहुत अहम दिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी में इंतखाबी इत्तेहाद तय पा गया है। बड़ी अपोजिशन जमातों का बल्दियाती इलेक्शन इकट्ठे लड़ना, नए बल्दियाती कानून और गैर जमाती इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का जो ऐलान है, मुस्लिम लीग नून की साख को किस हद तक मुतासिर कर सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासरा साहब और काई साहब, जी काई साहब। जी, एक तो हम बात करेंगे, आफताबाद में हमारे नुमाइंदे होंगे, कैसे वापडा के लोग अपने ही ट्रांसफार्मर जो हैं वो चुरा रहे हैं और फिर उनको एक कहानी है वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, वो वहाँ से हमारे साथ होंगे, उस पर बात करेंगे। और फिर मैंने आज ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस तरह कराची आन गोइंग है इस तरह सीरिया आन गोइंग है, लेकिन सीरिया पे बात करेंगे, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं उस पर बात होती रही हमारी, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो असले की दुनिया है, जो असले की जो एक दुकान है, उसका कितना रोल है सीरिया पे में। और ये जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दूंगा कि कैसे दुनिया में एक कसाद बाजारी आई जिसकी वजह से जो असले की जो मंडी है वो क्राइसिस में आई और वो कैसे वो रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। और उसमें रूस का क्या मामला है, रूस की कितनी मुदाखलत है और रूस को कैसे बेदखल कर देना चाहते हैं वो वहाँ से। साथ सऊदी अरेबिया भी है जो कि उनका शिया सुन्नी मसला है, जो अलावाइट्स को जो हुकूमत है वहाँ बशार अल असद की उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन असल लड़ाई जो है वो उस असले की मंडी की है जो दुनिया में बुहरान की वजह से श्रिंक हो रही है और उसमें कब्जे की लड़ाई में किसका कितना हाथ है। और उसके साथ ही एक और जो रिपोर्ट कल वाशिंगटन पोस्ट में छपी जिसका बड़ा शोर है शाजिया, और मैं ये देख रहा था कि ये शोर क्या है, क्योंकि उसमें कोई नई बात तो हमारे लिए है नहीं। अब वो रिपोर्ट नटशेल में ये है कि जनाब ये जो अमेरिका का मिसट्रस्ट है वो हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया है। अच्छा, वो कब नहीं बढ़ा हुआ था, और लेकिन अब स्नोडन ने जो रेविलेशंस की हैं और वो जो एक्सेस होगी अखबारों को, वो बार बार वही कहानी बेचते चले जा रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो बात जितनी भी सामने आई, मैंने वो सारी रिपोर्ट देखी, बड़ी तवील थी, मुझे सिर्फ एक आर्टिकल याद आ गया जो इकोनॉमिस्ट में छपा था जिसका एक फिक्रा ही बड़ा रेलेवेंट है। वो फिक्रा ये था कि जो अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता है ये म्यूचुअल डिसीट का रिश्ता है। अगर हम इसे सादा उर्दू में इसका तर्जमा करें तो बाहमी धोखाधड़ी का रिश्ता है। वो हमारे साथ धोखा करते हैं, हम उनके साथ। ये राय है इकोनॉमिस्ट। समंदरों से गहरी दोस्ती नहीं है, समंदरों से गहरी दोस्ती जो है वो यही है जो मैं अर्ज कर, क्योंकि ये जो दुनिया है जिस तरह से ये डिजाइंड है, इस दुनिया में आप ये जो है ना, ये कोई कलमी दोस्ती नहीं होती मुल्कों के माबैन, कोई जिस तरह हमारे ज़माने में या नेट फ्रेंडशिप जिस तरह है, इस तरह की कहानी नहीं होती। तो वो ये दो तीन इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और जो अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके दौरान ये जो दोस्ती और अदम दोस्ती या दुश्मनी या इसकी, और लेकिन इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम है। वो ये कि उनकी जो सर्विलेंस है, वो जो हमारी सर्विलेंस कर रहे हैं, जो हमें वो यहाँ पे जो वो हमारी निगरानी करते हैं, वो न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं इससे हवाले से तो वरीड हैं ही, लेकिन वो इससे बियॉन्ड जाती है और इससे बियॉन्ड वो देखते हैं। लेकिन मैं इन दोनों स्टोरीज को इकट्ठा ही करूँगा शाजिया, वो इसलिए क्योंकि जो अमेरिका का मामला है, चाहे वो सीरिया हो चाहे हमारे यहाँ का कोई मामला हो, तो वो उसमें तकरीबन एक जैसी ही सूरत हाल है और एक जैसी मफादात हैं जो कार फरमा होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम इस पर ज़रा तवील बात करेंगे। और सही, क्लासा साहब के पास चलते हैं, इन खबरों पर तो बात करेंगे। क्लासा साहब से भी जान लेते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं। जी क्लासा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी शाजी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी, आज क्या बताएंगे आप हमें? आज दो स्टोरीज हैं। एक तो आपको याद होगा कल हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि सदर जरदारी साहब जो हैं
तो वो 15 करोड़ रुपए के तहफ़ लेकर गए थे यहाँ से, या लेके जा रहे हैं माने सदर से, जो 5 सालों में उन्हें मिले हैं। तो सदर के साथ जो स्टाफ होता है, सिविल और मिलिट्री स्टाफ है, उन्होंने कितने करोड़ों रुपए के तहफ़ लिए हैं। अच्छा। और कितनी रोलेक्स घड़ियाँ ली हैं, कितनी मालियत का वो माल वो समेट के गए हैं। तो आज सदर के स्टाफ के बारे में बताएं कि उनके सिक्योरिटी स्टाफ है, सिविल मिलिट्री स्टाफ है, और सबसे बड़ी बात उनके बावर्ची साहब को क्या मिला, जो बावर्ची उनके हर दौरे में साथ जाते हैं सदर के, उनको भी तहफ़ मिले। तो आज उसमें से पोटली में से कोई थोड़ा सा वो शेयर करेंगे आपके साथ मज़ीद। और एक और ख़बर ये है कि ये कुछ डाटा को ये मैं देख रहा था कि पाकिस्तान को पिछले 2 सालों में सैलाब ज़दगान के नाम पे 70 अरब रुपए की इमदाद मिली है। तो अब 2013 के सैलाब में कोई मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देने को तैयार नहीं है। सैलाब ये ज़दगान का ना हुकूमत इंटरेस्टेड है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड है। उस पर हम बात करेंगे कि जिन ये ममालिक ने 70 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान को दिए थे, वो क्यों डिससेटिस्फाइड हो गए पाकिस्तान से, कि आपकी दफ़ा 1 रुपया भी किसी मुल्क ने पाकिस्तान को नहीं दिया, और हुकूमत ने भी लेने की किसी से कोशिश नहीं की। और लोगों का हालत जो है वो हम खुद देख रहे हैं सड़कों, ये वहाँ पे देहातों में जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो ये 2 स्टोरीज हैं जो शेयर करेंगे। ठीक है, बड़ी आम खबरें, इन पर आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। क्लासा साहब, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हमने कराची की खबर से किया है। बहुत ही अहम दिन है कराची में, आज वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी है, टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से मंजूरी दी जाएगी। लेकिन जो अहम बात यह है कि फारूक सत्तार का दावतनामा आज के इजलास में पहले उनको मदू किया गया, फिर मनसूख किया गया। मुस्लिम लीग नून के इस इकदाम से वफाकी हुकूमत पर मनफी असर पड़ेगा, क्योंकि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि MQM की अहमियत को आप वहां पर उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई जानता है कि कराची में उनका मैंडेट सबसे ज्यादा है। तो मुस्लिम लीग नून का इकदाम किस हद तक मुतासिर कर सकता है उनके साथ को वहां पर? ये शाहजा, इसमें मेरा ख्याल 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये फैसला मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब का नहीं है कि उनको ना बुलाया जाए। अगर इनका फैसला होता तो ये उनको दावतनामा ही ये ना जारी किया जाता। जो मुझे लगता है, और कुछ मेरी ज़राए से बात भी हुई है, कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जिन्होंने ऑपरेशन करना है, जिनको ये बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, उन्होंने कोई बैकग्राउंडर के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन उन तक ये पहुँचाई है कि कैबिनेट में क्योंकि बहुत हाई लेवल की ब्रीफिंग दी जानी है, जिसमें आपके DG ये ISI भी शरीक होंगे, उसमें MI भी उसके भी लोग हैं, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी हैं, उसमें कराची पुलिस या उनकी CID के लोग भी हैं। सो वो एक तो वो चाहते हैं कि वो उन लोगों को ब्रीफिंग दें जिन्होंने फैसला करना है, ना कि जिन्होंने बैठ के सिर्फ इसको सुनना है। एक बात। और दूसरी बात मेरा ख्याल है, क्योंकि ये ऑपरेशन की ज़ात में MQM भी आएगी, इसमें पीपल्स पार्टी भी आएगी, इसमें ANP भी आएगी, और जैसे हम बार बार कोट करते रहते हैं रेंजर्स के DG को, उनका ये कहना है तमाम पार्टीज़ में ना ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं, या अस्करी इनके विंग्स हैं, जो टेररिस्ट जिनको वो कहते हैं। अगर उनको डील करना है तो फिर अगर उनमें से हर एक को बिठाना शुरू कर देंगे आप वहाँ पे मीटिंग्स में, वो ये पीपल्स पार्टी बैठना शुरू हो जाए, ANP बैठना शुरू हो जाए, और इवन MQM बैठना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो सिक्योरिटी के जो लोग हैं जिन्होंने ब्रीफ करना है, वो शायद इस पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, इस पे अगेन कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने अवॉइड किया कि उनको दावत ना दी जाए। लेकिन साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर इस क्राइटेरिया को सामने रखा जाए कि MQM या पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी का नुमाइंदा काबीना इजलास में नहीं होना चाहिए जब ब्रीफिंग दी जाए, तो फिर गवर्नर जो सिंध हैं इशरत अली बाज़ साहब, तो उनका तल्लुक MQM से है। अगर आप बातें को छुपाना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी क्लासीफाइड है जो इजलास से बाहर ना निकले, उससे पहले ही आपको सारा कुछ पता या लोगों को नहीं चलना चाहिए, तो गवर्नर साहब तो बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक करनी है अपनी पार्टी को या बताना है तो वो भी कर सकते हैं। इसका बेहतर हल ये था, एक तो यह कि काबीना इजलास में मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए जो आपके अपने मेंबर हैं। अगर आपने इनको बुलाना भी था, ये जैसे ये है पीपल्स पार्टी है या उसमें, और पीपल्स पार्टी के डेफिनेटली उनके चीफ मिनिस्टर साहब बैठेंगे, उनके होम मिनिस्टर को बैठना चाहिए, या इस तरह का कंसर्न जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं उनको यकीनन बैठना चाहिए। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको आप बैठ के अलहदा एक ब्रीफिंग खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब दे सकते हैं, या वज़ीर दाखिला भी, ये चौधरी निसार अली खान यहाँ पे मौजूद हैं, वो दे सकते थे। इसलिए ये फैसला मैं समझता हूँ, इस पर MQM को अपनी रिजर्वेशन होगी, लेकिन ये सिक्योरिटी इदारों के हवाले से ये प्रॉपर फैसला है कि वो शायद इनको ब्रीफिंग नहीं दे सकेंगे उस कंफर्ट और उस एतमाद के साथ जिसकी वहाँ पे उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि कराची के हालात आपके सामने हैं। तो तीसरी ये भी हो सकती थी कि MQM को बुलाते, उनके फ़रूख सितार साहब आते, अपनी वहाँ पे वो ये बातें शेयर करते, और जब वो शेयर कर लेते तो उनको थैंक यू वेरी मच कह के ये कह दिया जाता कि सर आपकी बातें हमने सुन ली हैं, अब हम अपना इजलास करना चाहते हैं, अब आप जा सकते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल एक नॉर्म्स हैं।
हाँ, सो एक तरह की मैं समझता हूँ ये उनके लिए उनको स्नब किया गया एमक्यूएम को, और एमक्यूएम यकीनन से कंफर्टेबल नहीं होगी इस फैसले से। ठीक है काज़ा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस ऑपरेशन में उन अफसरान को दूर रखने का हुक्म दिया गया है जिनकी कुछ पार्टियों से सियासी वाबस्तगियां हैं। ये फैसला ऑपरेशन को कामयाब करने में किस हद तक मदद कर सकता है, इस पर जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी भर्ती वाले अफसरान को कराची ऑपरेशन से दूर रखने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि ईमानदार अफसरान की जो फहरिस्त है इसको मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हुक्म पर कितना अहम फैसला है कैसा ऑपरेशन की कामयाबी के लिए? शादी बात यह कोई जंग हो, कोई लड़ाई हो, मुल्कों के माबैन भी होती है, तबकात के माबैन तो होती है, सारी तारीख में होती रही है और होती रहेगी। जब आप एक फुट सोल्जर को उतारते हैं मैदान जंग में तो कितना फेथ है उसका पीछे तो कायम अली शाह साहब जैसी एक माशाल्लाह बड़ी कदावर शख्सियत बैठे हैं ना, 5 साल से पहले वो थे और अब वो हैं। कल मैं एक देख रहा था रिपोर्ट मीडिया पे कि कितने हजार एकड़ जो है जमीन पिछले 5 सालों में वो लीज पे दी गई और वो कैसी दी, ये भी कहानियां निकलेंगी। बात ये है कि जब आप सियासत के मुकद्दस हैवानों को प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर बना दें, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रियासत के कोई इदारे भी हों, वो सारे, तो बात ये जो फुट सोल्जर जाके लड़ता है, वो जो अपनी जान लड़ा देता है आगे, वो किस बुनियाद पे लड़ाता है कि उसके पीछे जो खड़ा है वो उसके साथ उसका जो फेथ का रिश्ता है वो कितना बड़ा है, क्योंकि जाने वाला जो है आगे उसने तो जान हथेली पे रखी हुई है। कराची का जो अर्बन वारफेयर आपने मजाक समझ रखा है, बैरूत को पढ़ के देख लें और जगह जाके देख लें, ये तो जान हथेली पे रख के जाएंगे ना जी हमारे जवान। ये जिन मैं कहता हूँ ये जो खड़े होते हैं जाके आगे फुट सोल्जर, ये जो बावर्दी मजदूर जाके लड़ेंगे, तो बात यह है कि कितना फेथ इनकलकेट कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी सीरियसनेस को वो किस हद तक इम्प्रिंट नहीं, वो बावर करा सकते हैं अपनी फोर्सेस को, बावर करा के वी आर वेरी सीरियस, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। और अगर कुछ होगा, और लेकिन हुआ क्या, कल की मैं टॉक्स देख रहा था मीडिया पे, उसमें हमारे टॉक शो में जब सवाल किया मालिक साहब ने, हमारे पंजाब के जो है, कि जनाब अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व निकलती है इसमें तो क्या आप बैन करेंगे उसको? तो उनका नहीं जी ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, बैन को हो गई। उनका ये ख्याल था कि ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है, वो उससे निकल गए। वसीम अख्तर साहब को मैं सुन रहा था इसी प्रोग्राम में, गालिबन उसी प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे, जो साबिक वजीर भी हैं और एमक्यूएम के लीडर हैं, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना आए, जो उनके वर्कर हैं या उधर आप चेकिंग न करें, दाएं में आप चेकिंग करें। अच्छा, अब ये है, और ये जो आपके सवाल का जवाब है, मैं फिर ये एम्फसाइज करूंगा कि ये जो कायमा कमेटी में हमारे आए थे 5 पुलिस चीफ्स, उन्होंने आके हमारी पॉलिटिकल लीडर को ये बताया था कि हजूर हमें आप पे एतमाद, अगर उसका मैं सादा तर्जमा करूं तो उसका मतलब ये कि हमें जी आप पे एतमाद नहीं है। ये एतमाद नवाज शरीफ साहब को पैदा करना होगा, और अगर उन्होंने कर लिया तो तारीख में उनका नाम लिखा होगा, वरना फिर ये भी ऑपरेशन गुजर जाएगा। क्लासा साहब, जितनी सियासी भर्तियां हैं कराची में, हकीकत ढकी छुपी नहीं है, हर कोई जानता है, तो ईमानदार अफसरान की फहरिस्त छोटी नहीं पड़ जाएगी? अब तो शाहजहा को ईमानदार अफसर मिल जाए, चाहे ये डीएमजी में मिल जाए, पुलिस में मिल जाए, ओएमजी में मिल जाए, वो खबर लगती है। हमारे अखबारात जो हैं, हम जो है खबर लगाते हैं, बाकायदा उसकी हम तशहीर करते हैं। ये बंदे को न ईमानदार होना चाहिए, भाई टेम्परामेंट होना चाहिए, भाई कन्विक्शन होना चाहिए। अब आपको ढूंढना पड़ता है, एक अदद वो लेके ये ग्लास का लेके आपको ढूंढना पड़ता है कि कोई ईमानदार अफसर मिल जाए। ये कराची में अच्छे ईमानदार अफसर थे, हमें सबको नहीं ब्लेम करना चाहिए, हमें वहाँ पे अच्छे लोग मौजूद थे जिन्होंने जाने दी हैं, जो ये लड़े हैं। जो कल बात कर रहे थे वो अब्दुल कादिर पटेल साहब थे मेरा ख्याल है, जो, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिनको आपने पहले यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जिन पुलिस ऑफिसरों को, उनको जना मुशर्रफ के दौर में आपने मिल के एक को टारगेटेड आपने करके मारा है, उनके घरों पे मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी फैमिलीज को हिट किया गया है। उसके बाद कौन खड़ा होगा? हम तो अपना ईमानदारी का रोना रोते रहेंगे कि ईमानदार अफसर नहीं है, बहादुर अफसर। कराची में बहुत बहादुर पुलिस अफसरों ने जाने दिए हैं इसी कराची के आवाम को बचाने के लिए। जरा किसी वक्त गूगल करके देखें, उनके नाम तो देखें। मैं समझता हूँ कराची की सिचुएशन को खराब करने में जनरल मुशर्रफ का बहुत बड़ा रोल है। जब ये पावर में आए थे, इन्होंने वहाँ पे कंप्रोमाइज्ड किस्म की पॉलिटिक्स की, इन्होंने 32 के करीब वहाँ पे कातिल इन्होंने पेरोल पे रिहा करवाए। उसके बाद सैकड़ों वो जो लोग वहाँ पे जो जराइम में पकड़े हुए थे उनको इन्होंने किया। NRO के तहत इन्होंने बहुत सारे केसेस वहाँ पे सेटल कराए, वहाँ पे जमानतें करवाई। इनके होम ऑफिस को बाकायदा कहा गया कि जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन आपने नहीं करनी, केसेस में गो स्लो जाना है। सो जितना मेरा ख्याल है कराची का आज हमें नजर आ रहा है। लेकिन एमक्यूएम कहती है क्लासा साहब, लेकिन एमक्यूएम कहती है कि अगर मियां नवाज शरीफ 92 के ऑपरेशन में वो जो फौजी ऑपरेशन था उसको ना करने का दबाव कबूल कर लेते तो आज ये हालात ना होते।
उन्होंने तो कोशिश की थी। मियां नवाज शरीफ साहब आज भी कहते हैं, उनका स्टैंड है कि जनरल आसिफ नवाज जो हैं वो उनसे बालातर बात कर रहे थे, उनसे बालातर वो ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला था। बल्कि ये चौधरी निसार अली खान साहब से मेरी ये उनका खासा मैंने प्रोफाइल इंटरव्यू किया हुआ है, जो मेरी किताब एक सियासत कई कहानियों में मौजूद है। उन्होंने कहा मैं तो लंदन में था और हमें वहाँ पे पता चला कि पाकिस्तान में पीछे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। नवाज शरीफ को तो पता नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये नवाज शरीफ साहब की उनकी इनोसेंस है, उनका स्टाइल है कि 92 का ऑपरेशन होता है और उस वक्त का फौजी जनरल ऑपरेशन करते हैं तो भी उन्हें पता नहीं है कि ऑपरेशन हो रहा है। हम कारगिल में आते हैं तो उसमें वहाँ पे ये जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे कारगिल पे चढ़ जाते हैं, वो कहते हैं मुझे उसका भी पता नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को ना फौजी ऑपरेशन का पता चलता है ना कारगिल ऑपरेशन का पता चलता है, तो फिर अब ये वो क्या कहते हैं इसको, अब उनका भोलापन है या उनकी सादगी है, या सबसे बढ़ के वो जानबूझ के इस तरह का एक्ट करते हैं ताकि ये लोगों को लगे कि हम तो मजलूम हैं। ये देख लें फौजी जर्नल हैं, ये हमारे काबू में नहीं है, हमसे पूछे बगैर पहाड़ियों पे चढ़ जाते हैं या कराची पे चढ़ दौड़ते हैं। अब इसमें तो फैसला खुद कर लें कि क्या बात हो सकती है मियां साहब की। अच्छा क्लासी साहब, बात ये है, मैं ये आपसे बात करना चाहता था कि ये जो मैंने बात की थी, देखिए आपकी कॉज कोई भी हो, मुमकिन है मैं आपकी कॉज से एग्री नहीं करता, मगर लेकिन आपका एक कॉज है, आपकी सिंसेरिटी उसके साथ कितनी है, कितने सिंसियर हम कराची को ठीक करने में है। पहले तो ये बात तय कर लेना कि हमारा क्या ये इशू है, हमारे से मुराद हमारी उस रूलिंग एलीट का जिसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो सियासी पार्टियों को मिलिटेंट से अलग करे, और अगर कोई जुर्म कर रहा है तो खुद जो कानून इन्होंने, किसी साफी ने ये कानून नहीं बनाए, किसी किसान ने नहीं बनाए, किसी फैक्ट्री के वर्कर ने नहीं बनाए, किसी मोची या नाई ने नहीं बनाए, ये हमारे एमएनएज ने वो जो कानून और आइन बनाया हुआ है, ओ भाई इसी पे अमल करके दिखा दो। हमें जो आपने कानून बनाया हुआ है कि इस मुल्क में सियासत करने का क्या तरीका है, उसके कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसका भी कानून में कल कोई हम वकील दरखास्त करके उन्हें ले आएंगे कि हमें बता दें उसकी क्या प्यूनिटिव एक्शन सजा। अपने आइन पे पहली बात आपका फेथ कितना है, दिस विल ऑल डिपेंड, और फिर उस पर आप अमल करवाने की सलाहियत बाद में सलाहियत आ जाएगी। अगर आप में फेथ हो कि आपने ये करना है तो सलाहियत आ जाती है। 100% ना सही, आप 40%, 50% भी कराची को ठीक कर दें तो तारीख आपको याद रखेगी, मगर डिपेंड कि आपका अपनी काज पे कितना ईमान है। सही। एक कॉलर है कराची से हमारे साथ। हेलो रहीम यार खान से हमारे साथ। जी कराची से नहीं है बहन, ये रहीम यार। जी माफ कीजिएगा जी। वालेकुम सलाम। मैं रहीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। क्लासरा साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी इनकी बातों से बड़ा तसल्ली होती है इन मौजूदा हालात में। देखिए बहन, 61 साल हो गए इस मुल्क को, आधा मुल्क हमारा दाव पे लग चुका है इन तजर्बे करने में। पाकिस्तान तो लेबोरेटरी बना हुआ है। अब ये देख ले आपके हमारा आधा मुल्क चला गया और कराची का हाल जो है वो सामने नजर आ रहा है सबको। ये हमें इन्होंने सियासी लीडरों ने क्या दिया, अदल से हजूर के बाद ये रहा है कि जो फतेह सालार होता था और मैदान जंग में आगे लड़ता था, उसी को इख्तिदार हुकूमत करने का हक था और बड़ा बेहतरीन निजाम चल रहा था। अब ये सियासी लीडर आके कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते हैं आके, और नतीजा कुछ नहीं निकलता। हर एंकर हर चैनल पे बैठे हुए होते हैं और इस तरह की बातें करके होता कुछ भी नहीं है। तो भाई बहुत शुक्रिया जी। क्लासेस आप कुछ कहेंगे इस पे आप? ये जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जिसका हमें हमारे रहीम यार खान से जो हमारे कॉलर भाई थे उनसे नज़र आ रहा है कि लोगों को फील होता है बाज़ दफ़ा कि आप मसाइल को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मसलन अब जब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी निसार अली खान साहब से यहाँ पे इस्लामाबाद में कराची जाने से पहले, इनको बाकायदा लिस्टें दे दी गई हैं, इनके पास फरिश्ते आ चुके हैं, रेंजर्स ने भी दे दिए हैं, ISI ने भी दे दिए हैं, इनको MI ने भी दे दिए हैं, इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी दे दिए हैं। इन्होंने एरियाज भी आइडेंटिफाई वहाँ पे करने के किस किस एरिया में ट्रबल है, कहाँ कहाँ पे लोग हैं, इनके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है इस वक्त। उसके बावजूद भी जब लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल विल की कहीं पे कमी आ रही है, कहीं पे कंप्रोमाइज किस्म की पॉलिटिक्स की जा रही है, इनका रोना भी ठीक है। जो हमारे ये दोस्त वहाँ से बात कर रहे थे कि 5 सालों में ये मसाइल मौजूद नहीं थे, ये इश्यूज मौजूद नहीं थे, ये एजेंसियाँ मौजूद नहीं थी, ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद नहीं थी, तो आपने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया। जो बात काजी साहब कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। वो बिजनेस अब जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, वो कराची से फैलता हुआ इस्लामाबाद पहुंच चुका है। 1 अरब का तवान तो यहाँ वसूल किया जा रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर हम मॉरल ग्राउंड पे जाएं, तो पहले तो चौधरी निसार अली खान साहब और वजीर आजम साहब को यहाँ इस्लामाबाद के मसले हल करने चाहिए कि आपके अपने शहर में 1 किलोमीटर के फासले पे 1 करोड़ रुपए का तवान दुबई में ले लिया गया है। आप कराची जा रहे हैं, कराची के हालात ठीक करने के लिए जा रहे हैं। जो बड़ा इशू है, सो एक तो उसमें कंट्राडिक्शन नजर आती है। दूसरा, लोगों को ये फील हो रहा है, ऑफकोर्स टॉक शो से हो रहा है, हमारे आपके या दूसरे
से लोगों के तबसरों से ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये क्रिमिनल के गैंग्स बनती जा रही हैं। ये पॉलिटिकल फोर्सेस कम और इन पे क्रिमिनल गैंग्स का कब्जा ज्यादा हो गया, ये पॉलिटिकल फेस बन चुके हैं। लेकिन जो टॉप शोज में आते हैं, ये जो इनमें सियासी जमातों ने जो जिम्मेदारी थी बात शुरा ने कलअदम तंजीमों पर डाली, मगर सवाल यह है कि इस बात का जवाब कौन देगा कि अगर वाकई कलअदम तंजीमें इसमें मुलव्वस है तो उनकी क़यादत को बुलाकर क्यों नहीं पूछा जाता, अगर मान भी लिया जाए क्लासा साहब? काजी साहब ने ठीक बात की। अगर कालदम ये तहरीकें हैं वहां पे हैं भी सही, तो मैंने आम शहरी ने ये गन्ने तोपे ला के तो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना, तो फिर भी नहीं पॉलिटिकल ये लीडरशिप ने करना है, ऑपरेशन करना है, तो ये क्यों नहीं करती? आज मैं नजीर नाजी साहब का ये कॉलम पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात लिखी है कि ये एपीसी क्या होती है? हाँ जी। एक ड्रामा बन कर ये है क्या? आपने भाई आप इस मुल्क के वजीर आज़म है, आपके पास एक कैबिनेट है, आपके पास एक पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट को डंप कर दिया, पार्लियामेंट पे कोई बहस नहीं किया आपने। जैसे इस वक्त शाम के मामले पे कांग्रेस में बकायदा डिबेट हो रही है अमेरिका में, या हमने अभी देखा ब्रिटेन में देखा है, वहां पे बकायदा वोटिंग के लिए वो गए हैं। आपने बाला पार्लियामेंट से बाला 8-10 लोगों को बुला लेते हैं, 20 सहाफियों को बुला लेते हैं, 30 आप दानिशवरों को बुला लेते हैं और 40 आप दूसरे लोगों को बुला लेते हैं। भाई पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं? अगर आपने करनी भी है तो पार्लियामेंट में करें, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं। आप इंडिविजुअल लोगों को बुला के ब्रीफिंग लेके या उनको दे के, मैं ये समझता हूँ उनको ज़्यादा हैवी वेट बना रहे हैं। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके दबाव में ज़्यादा आती हैं। जब वो ये देखती हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो एक पार्टी के हेड के साथ बैठ के या उनके नुमाइंदे के साथ बैठ के उनको ब्रीफिंग ले रहा है, एतमाद में ले रहा है, और ये एतमाद में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाहजहाँ, मैं आज आपको ये बाकायदा इस शो में बात बता रहा हूँ, ऑपरेशन शुरू होने दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शोर मचाना है, इनके गैंग्स हैं वहां पे, इनके भत्ते लगे हुए हैं, इनके वहां पे ये खांचे खुले हुए हैं, ये तमाम शोर मचाएंगे और 2 मिनट में ये फिर तो कोई उम्मीद ना रखे ना, फिर कोई उम्मीद ना रखें। कॉलर ले लेते हैं कराची से फैसल। पॉलिटिकल बिल पे है, इनकी पॉलिटिकल बिल पे है, ये कितनी पॉलिटिकल बिल है इनमें। जी फैसल जी, मुझे ये बात करनी थी, सेकंड करता हूँ इस बात को जो रऊफ साहब कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन या कोई भी चीज जो है वो कल्प्रिट्स को स्टेक होल्डर बना के नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है। आप कहते हैं कि जी सबसे पहले पूछेंगे कि आपके खिलाफ ऑपरेशन कैसे किया जाए और फिर आप ऑपरेशन करेंगे, ये बड़ी मज़े का खेज बात है। दूसरी एक बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुई जो कि वो बड़ी मज़े का खेज अगेन है, वो इस तरह से कि कारगिल ऑपरेशन होता है, कराची ऑपरेशन होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे इल्म नहीं था, तो ये डिस्क्रेडिट उनका नहीं है। और एटमी धमाके होते हैं तो वो कहते हैं क्रेडिट मेरा है, तो क्या वो बम उन्होंने बनाया था? ये बड़ी कंट्रडिक्शन है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल। इस पर क्लासा साहब काजी साहब ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि सदर जरदारी को तो करोड़ों के तोहफे मिले बैरूनी ममालिक से, लेकिन उनके स्टाफ को कितने रकम के कितने तोहफे मिले और वो क्या कहाँ अपने साथ लेकर गए, इस पर जरूर बात करेंगे। क्लासा साहब हमारे साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब में तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने इत्तेहाद बना लिया और कहा है कि वो गैर जमाती इंतखाबात नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्हें अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो वो ज़रूर खटखटाएंगे। कायद साहब, गैर जमाती इंतखाबात तो जनरल ज़िया ने करवाए थे, मुस्लिम लीग नून इसको क्यों सपोर्ट कर रही है? देखें, वो इसलिए कि इसमें ज़रा आसानी रहती है उसमें, लेकिन बात यह है कि मैं इस बात कहूँगा, ये भट्टू साहब के घर में इजलास हुआ जिसमें PMLQ भी शामिल थी, 4 पार्टियों का इत्तेहाद बेसिकली ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर अभी जो पीपल्स पार्टी ने कहा था जी कि हम अपनी जो डिबैकल है उसकी रीजन तलाश करेंगे, तो अगर तो भट्टू साहब ने ही पीपल्स पार्टी के अब जो है वो हैं रहनुमा, तो वो ये क्या इसकी क्या नतीजा निकलेगा? और फिर ये सारे इकट्ठे हो गए दोबारा से। सवाल ये है कि लोग तो कोई अल्टरनेटिव मांग रहे थे इनसे, और ख़ास तौर पे अल्टरनेटिव के हवाले से जो पार्टी सामने आई थी इस वक्त वो तो PTI थी। तो इसका मतलब ये है कि अब इशू क्या है? इशू ये है कि यूँ लगता है कि ये पार्टी जितनी इकट्ठी हुई हैं ये नहीं एड्रेस कर सकती लोगों को। हालांकि लोग कितने बेताब थे और आज भी कितने बेताब है कि कोई लीडरशिप हमें मंजर पे नजर आए, मगर ये जो इत्तेहादी सियासत करते हैं, और शुरू से ये हो रहा है। इत्तेहादी सियासत की इसलिए जाती है कि जब आप डिस्टेंस आपका हो जाता है अवाम से। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो जब 70 में इलेक्शन जीते थे, कौन सा इत्तेहाद था उनका? ठीक है, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वो कोई इत्तेहादी पॉलिटिक्स वक्त आते हैं, इत्तेहादी पॉलिटिक्स के जब जो है मूवमेंट बैठी होती है। लेकिन ये तो जमाती इंतखाबात को सपोर्ट करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात में यहाँ कमेंट खत्म करता हूँ, फिर उधर जाइएगा। जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, इंतखाब देख लिया, जो यहाँ लहर बहर होगी जिंदगी की वो भी देख लिया हमने।
3 महीनों में ये भी हमने अपनी देख ली। इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात भी होते रहे थे, अब दोबारा हो जाएंगे। ये लेकिन यह बात गैर जमाती इंतखाबात, मैं कहता हूँ जमाती हो या गैर जमाती हो, मेरी राय थोड़ी भी इसमें मुख्तलिफ है। आपने जब तक इस मुल्क के वसाइल को अनलीश नहीं करना टू द बेटरमेंट ऑफ द मैसेज, आप जो मर्जी आइडिया लेके आ जाए, जो मर्जी स्ट्रक्चर लेके आ जाए, आज ये इससे ये हो जाए, नो नथिंग वुड हैपन। दौलत को आपने उसका रुख कर दिया ऊपर की तरफ और नीचे आपने मिजरी फैला दी और ऊपर आपने इलेक्शन कर, इससे नहीं होगा। डेमोक्रेसी को अगर आपने डिस्क्रेडिट होने से बचाना है तो फिर पता चले हमें कि यहाँ गलियां बन रही हैं। सर एक आखिरी बात ये कहते हैं वो जी MNA के काम को नालियां बनाना है, ये बनाना है, वो तो फिर कानून कौन से बड़े आला कानून आपने बना लिए या उनसे हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? कानून ऐसा बनाए भले नीचे भले ऊपर, जो लोगों को सेहत इंश्योर करे, उनकी हाउसिंग इंश्योर करे, उनकी जॉब्स इंश्योर करे। अगर वो नहीं तो बाकी सारे स्ट्रक्चर जी। क्लासा साहब, काजी साहब के साथ बसाद एहतराम के साथ, अब इसके लिए भी तो कुछ सिस्टम चाहिए ना। अगर ये आपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नीचे तक लेके जाने, कोई ना कोई आपको सिस्टम तो चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि बोरियों में पैसे भरें और एक घर में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, ये आप ले लें, अपनी गली बनवा लें, महला बनवा लें। इसके लिए कोई ना कोई सेटअप आपको चाहिए, कोई ना कोई आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको चाहिए। और वही उसी पर हम बात करते हैं जो बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है। सवाल आपका वहीं पर खड़ा हुआ है जिसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है कि एक मुल्क जिसमें आप नेशनल लेवल का इलेक्शन लड़ते हैं, सूबाई लेवल का इलेक्शन लड़ते हैं, जमाती बुनियादों पर लड़ते हैं, निचले लेवल पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप कहते हैं गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। गैर जमाती इलेक्शन जैसे हम पहले भी कहते हैं वो जना यूब को सूट करते हैं, वो जना मुशर्रफ को सूट करते हैं, वो जना जिया को सूट करते हैं। सो नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है, ये बड़े एहतराम और दुख के साथ कहना पड़ता है कि कवर तो आपने एक जमहूरियत का आपने ओढ़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पे रियल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, जहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल पे अब लोगों को डिवाइड होने दें। एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ पे हम डर जाते हैं, इतनी कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि अगर जनाब लोकल लेवल पे लोग डिवाइड हो गए कि ये MQM का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नाज़िम है, ये उसका तरीक़े इंसाफ का है, ये नवाज लीग का है, तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। अभी भी तो लोकल लेवल पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, जितने भी इलेक्शन होते हैं अल्टीमेटली वो लोकल लेवल पर लड़े जाते हैं। ये खौफ है, मेरा ख्याल है ये खौफ है। इनको ये खतरा है कि अगर हम सूबे में बैठे हुए हैं, हमारी हुकूमत है, और नीचे पता ये चले कि अगर वहाँ KPK में तो खैर वो करा रहे जमाती, तो नीचे अगर तहरीक इंसाफ आ गई, मेरा एक सवाल है, अगर पंजाब में सवाल है जी, तो वो ये कि अगर बोरियां भर के ऊपर हम दे सकते हैं तो नीचे क्या भर के दिए जा रहे हैं? 65 सालों में बोरियां भर के ले जा रहे हैं और नीचे जो लोग मसल मैं सवाल ये करता हूं, आप आइन के 3 आर्टिकल्स हैं, या इन्हें सवेरे स्ट्राइक डाउन कर दें बुला के, जिसमें सेहत, मकान और लोग की जॉब आप इंश्योर करते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। साहब कह रहे हैं इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए ना। सिस्टम क्या है? आपकी वो मैशत इसहाक डार साहब नहीं चला रहे, IMF का कंट्री हेड चला रहे हैं, तो भाई हमें क्या मिलेगा? जो मर्जी इलेक्शन करा लें आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलेक्शन न कराएं, लेकिन जब आपके इलेक्टोरेट के पास राइट ही नहीं है, उसकी पॉलिसी IMF से आनी है, तो हमने क्या आपसे कहा साहब, मेरा काउंटर सवाल है, ये आप जो बातें कह रहे हैं आइडियली ठीक है, इनको कैसे फिर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए? कोई आपके जहन में सिस्टम है, कुछ सेटअप है? चलो इनको हम बल्दियाती इदारे भी हम इनको मैनेज कर देते हैं और इंस्टीट्यूशन से उनको भी कर देते हैं। आपको बकौल ये काम नहीं कर रहे, ये मतलब नीचे नहीं जा रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको कुछ सिस्टम इन प्लेस करना पड़ता है। आपको कुछ इदारे बनाना पड़ते हैं, कुछ इदारों को पावर्स देनी पड़ती हैं, पैसे देने पड़ते हैं उनको, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट करनी पड़ती हैं। जब ऊपर बैठ के बजट में आपने बंदर बांट कर लेनी है, जब आपने बंदर बांट कर लेनी है, आपको पता चलना है ये ग्रुप जो है वो गैस वालों का है जिसने खाद वालों को गैस दिलवानी है। जब आपके MPs लॉबियिस्ट बन जाते हैं और अवाम जो है वो सिर्फ वोट वाले दिन घर से निकलती है, फिर अपनी जिल्लत और मिजरी में वापस चली जाती है, तो मेरे ख्याल में मेरा ये मतलब है, मैं आपसे तक इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के राइट्स इंश्योर करें, जो आप नहीं करते ऊपर वाले मेरा ये ख्याल है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, पिछले 5 सालों से मैंने इसमें अपनी नी की जना मुशर्रफ का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का दौर था वो बेहतर था। मैं समझता हूं लोग आज भी याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। आप तब्दीली आ सकती है, आप लोगों को एम्पावर वहां पर लोकल लेवल पे कर सकते हैं। रहीम यार खान वाले बंदे को उसको पता है कि मैंने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल मसाइल हल कैसे करने हैं। लाहौर से भेजे हुआ आपका डिप्टी कमिश्नर हल नहीं कर सकता। आपके चकवाल के मसाइल जो चकवाल के लोग कर सकते हैं, आपके चकवाल के लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद का DMG का अफसर नहीं कर सकता। हमने DMG को आगे कर दिया है और यही हमारा सबसे बड़ा फलाह है। आपने ब्यूरोक्रेसी को सरों पर बिठा दिया, बिल्कुल आपने सरों पे ब्यूरोक्रेसी को बिठा दिया है। DMG अपने रोमांस से निकलने को तैयार नहीं, कभी इनसे मिलकर देखें तो लगता है ऊपर अल्लाह मियां है, नीचे ये DMG है। और मुल्क की जो हालत कर दी 65 सालों में वो आपके सामने है। लोगों पे ट्रस्ट करें, लोगों को अपने ऊपर गवर्नेंस का इख्तियार दें और लोग बेहतर गवर्नेंस अपने आप कर सकते हैं।
और इसलिए बलदियाती इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, नवाज लीग ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है। ये कभी भी लोगों का एम्पावर नहीं होने देंगे, फाइनेंशियल पावर नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देंगे। एक ब्यूरोक्रेट, एक डीपीओ, एक डीएमजी इनको सूट करता है। दो बंदों को साथ मिलाकर पूरे जिले को आप गुलाम बनाते हैं और लुट के वहां पे आप अपना माल कमाते हैं। लोगों का इसलिए रहते हैं कि आप वहां पे पावर सेंटर नहीं बनने दे रहे, और पावर सेंटर लोग खुद बनाएंगे। और लोगों को भी उठना चाहिए। ये बैठे जो है ना हर वक्त रोते रहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तो इनको भी दबाव डालना चाहिए पार्टी। मैं चाहता हूँ हम अगली स्टोरी पे जाए, लेकिन जब आपका पूरा बजट डेट सर्विसिंग, मिलिट्री और इनके पास चला जाएगा और अवाम के लिए पीनट्स बचेंगे और अवाम के लिए कुछ न देने के लिए भी जो है पैसे हैं, ये करेंगे ना, तो ये फिर बात बढ़ जाएगी। काशा पैसे हैं, मुझे ये बताएं, राजा परवेज अशरफ के पास यहाँ पे 50 अरब रुपए थे जो उन्होंने बांटे हैं एमएनए में। नवाज शरीफ साहब ने अभी रखा है यहाँ पे अरबों रुपए का, अभी उन्होंने फंड रखा है, 1-1 करोड़ रुपए एमएनए को नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। प्रायोरिटीज का मसला है। गिलानी साहब अच्छा, गिलानी साहब वजीर आजम रहे, 100 अरब रुपए से ज्यादा तो उन्होंने एमएनए को दिया। पैसे तो हैं, जो पैसा एमएनए को आप उनको एज ए रिश्वत के तौर पर दे रहे हो, लोकल लेवल पे दें। वो लोग पैसे तो इतने हैं कि 10 दफा इस मुल्क के लोग कर्जा उतार सकते हैं। एक राय के मुताबिक 700 अरब डॉलर इनका बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन एक लास्ट कमेंट करके आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी फिक्र दिया है, इस साल हज के लिए जो पैसे जमा करवाया गया, 25 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने एप्लीकेशन के साथ जमा करवाया, जिसपे 34 करोड़ रुपया हज मिनिस्ट्री ने सूद कमाया है। पैसों ने, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि 25 अरब रुपया लोगों ने जमा करवाया इस साल 2013 की हज की एप्लीकेशन के साथ, बैंकों में रख के हज मिनिस्ट्री ने उस पर 34 करोड़ रुपया कमाया सूद। ठीक है, ऐसा तो बहुत है हमारे पास। बिल्कुल ठीक। क्लास साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आलमी बिरादरी अब सैलाब ज़दगान को इमदाद देने के लिए तैयार क्यों नहीं, और उसके साथ ही खबर डिस्कस होगी कि सदर जरदारी के साथ उनके स्टाफ को तहफ़ में क्या क्या मिला। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, तहाइफ की बहती गंगा में सदर साहब ने तो हाथ धोए, इसके अलावा उनके साथ और कौन कौन शामिल था? ये शायद जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ तो वही उसकी उम्र यार वाली जुम्बेल लग गई है। कोई हैं, कोई इसमें 1500-2000 के करीब पेजेस हैं जिसमें तमाम डिटेल दी है, और ऐसी ऐसी खौफनाक किस्म के शुरफा के नाम है इसमें, लोगों के नाम है, और कौन कौन क्या क्या ले गया है, सोने नेकलेस है या डायमंड्स, हम गुर्बत को रोते रहते हैं। तो वो बड़ी इसमें डिटेल्स हैं जो निकालते रहेंगे अपने सामीन की, उसके इंटरेस्ट के लिए। तो मकसद किसी को मलाइन करना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानूनी तौर पर जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है जी, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हम सिंपली बैठ के ये बता रहे कि किस किस ने क्या लिया। इतना इन्फॉर्मेशन ये रखना तो मेरा ख्याल है लोगों का हक बनता है, उनको पता होना चाहिए कि किसने क्या लिया है। अब हमने कल स्टोरी ब्रेक की थी कि सदर साहब 5 सालों में 15 करोड़ रुपए के उनको तहफ़ मिले, और ये 15 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है, ये असेसमेंट हमने की थी, ये कैबिनेट डिवीजन ने असेसमेंट की थी, ये बाहर से असेसमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि असेसमेंट इस तरीके से की जाती है कि लेडी चार्लेस सही थी पाकिस्तान में, ये कल भी मैंने बात की थी, रिपीट कर देता हूँ कि शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी मिसेज के लिए वो बैग लें, लेडीज़ बैग, तो कैबिनेट ये डिवीजन ने 300 रुपये उसकी कीमत असेस की, जिसमें मैंने कल भी हंसते हुआ ये कहा था कि लगता है लंदन की कहीं तो अफराद ज़र कम हो लेने दें, कहीं तो महंगाई कम हो। सो लेडी चार्लेस जो है वो 300 रुपए का बैग लाई थी जनाब शौकत अजीज साहब की बेगम साहबा के लिए। मतलब ये लेवल देखें यहाँ पे लूट मार का, करप्शन का, कि शौकत अजीज जैसा बंदा, अरबपति बंदा भी यहाँ से आके 300 रुपए की कीमत लगा के चीज़ ले जाते ताकि मुफ्त में पड़े। बहरहाल आज के टॉपिक पे आते हैं। कल जरदारी साहब को तो हमने बता दिया था, अब मैंने कुछ डिटेल निकाली अपनी जुम्बील में से कि ये जो इनका स्टाफ इनके साथ जाता है उनको क्या मिला है। तो पता ये चला कि 15 करोड़ के तहफ़ उनको मिले हैं, तो इनको भी कम नहीं मिले। 1 करोड़ पैसे ज़्यादा की घड़ियां सदर के स्टाफ को तोहफे में मिली हैं। मतलब सीधी सीधी हम बता सकते हैं 1 करोड़ पैसे ज़्यादा की जो घड़ियां हैं इनको बहरीन से मिली हैं। और जब ये दौरा बहरीन पे गए, कुवैत में गए, और इसके बाद ये उस सऊदी अरेबिया गए, ये घड़ियों का ये है डन है। ये तीनों, आप कतर जाएंगे, अब बहरीन जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, उन्होंने ये मेरा ख्याल थोक के हिसाब से घड़ियां बनवा के रखी हुई हैं, और इन तमाम को घड़ियां आके मिलती हैं।
सो उसमें जो टोटल जो मैंने इसमें ये कैलकुलेशन की है, एक एक की कॉस्ट आगे लिखी हुई होती है। 1 करोड़ पैसे घड़ियाँ जो हैं चंद अफराद जो उनके साथ गए थे उनको मिली हैं, बार बार मिली हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लोग थे। इनके मिलिट्री सेक्रेटरी इनके साथ होते हैं, उनको मिली हैं। इनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको मिली हैं। ADCs होते हैं, एयर के होते हैं, मतलब ये हमारी फ़ज़ाया के होते हैं, हमारी नेवल के होते हैं, हमारी फोर्सेस के होते हैं, उनको मिले हैं। ऐसे इनके CSO इनके होते, चीफ स्टाफ ऑफिसर होते हैं, उनको मिली हैं। और जिन लोगों को 5-5, 6-6 घड़ियाँ मिली हैं, वर्थ ऑफ मतलब एक को आप कह लें 15 से 20 लाख रुपया एक एक अफसर को घड़ियाँ अपने साथ लेके गए हैं। वो उसमें कैप्टन आमिर सईद साहब हैं, उसके बाद ब्रिगेडियर सईद अदनान साहब हैं, अच्छा फ़रहतुल्लाह बाबर साहब हैं, उनको भी रोलेक्स की घड़ियाँ मिली हैं। उन्होंने उसकी जो पेमेंट करनी पड़ती है वो पेमेंट करके वो ले गए। ऐसे इनके कमोडोर ये यहाँ पे सैयद सलमान साहब थे, एक कर्नल सलमान सलीम साहब हैं, डॉक्टर हैं, अच्छा डॉक्टर आसिम हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी ये सदर के साथ जाते रहे, उनके एज ए डॉक्टर के तौर पर विजिट करते रहे हैं, उनको भी घड़ियाँ मिलती रही हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें बावर्ची भी थे सदर साहब के, वो भी गए, उनको भी तहफ़ मिले। ऐसे इनके सिक्योरिटी का अमला है, उनको मिला है। ऐसे आसिफ हयात साहब हैं जो उस ऐवान सदर में सेक्रेटरी थे, आजकल चेयरमैन FPSC हैं, नई हमारे CSS की क्लास और नया DMG हमें वो आजकल सेलेक्ट करके देते हैं। उन्होंने भी बड़ा सारा ये घड़ियाँ और माल बताया, उनको भी मिला है। सो ये वो लिस्ट है जो मैं आपको बड़ी ये ब्रीफली बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने जिनकी तादाद हार्डली 8 से 10 है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घड़ियाँ सिर्फ इन चंद लोगों को मिली हैं। इन्होंने कुछ परसेंटेज होती है 10% वो कबीना डिवीजन में जमा करवाई है। उनके सेट मसला इसमें 12 लाख की घड़ी भी है, इसमें 7,25,000 रुपए की घड़ी भी है, इसमें 80,000 रुपए की घड़ी भी शामिल है, 75,000 की शामिल है। अगेन आई वुड रिपीट, जो इन्होंने वहाँ पे 10% मतलब 12 लाख की घड़ी है, 10% दें, 1,20,000 दें, आप ले जाएं। 1 लाख की घड़ी है, आप 10,000 रुपया दें, ले जाएं। ये इन्होंने मार्जिन रखा है। ये सारी की सारी चीजें तो ऐवान सदर में उन स्टाफ बनने के लिए, काम करने के लिए क्राइटेरिया भी तो मुश्किल होता होगा क्लासा साहब। मैं आपको ना एक बड़ा कदीमी लतीफा सुना देता हूँ, बहुत पुराना है, वो नई बात नहीं, मगर इससे बड़ा वो जो एक टीचर थे जो पढ़ा रहे थे और CUP कप की बजाय CUP सब पढ़ा रहे थे। तो किसी ने कहा हुजूर ये सप नहीं ये कप है। उन्होंने कहा जनाब इस तनख्वाह में तो ये सप ही होगा और आपको डसेगा भी, तो ये निजाम नहीं बदलेंगे तो यही होगा। अब मैं जरा काजी साहब, मैं आता हूँ काजी साहब, आपस की बात है, आपस की बात है। हम ऐसे ही स्कूलों से पढ़े हैं और ऐसे ही बचपन में हमें उस्ताद पढ़ाते रहे हैं। आज तक ना हमारी उर्दू ठीक हो सकी है, ना हमारी आप कैसे अंग्रेजी ठीक हो सकी है। हम जितने कार्ड से पढ़ के आते रहे बिकॉज़ ऑफ द वेरी रीजन। मैं जरा आना चाहता हूँ, ये इसी तरह की एक और कहानी है कि जब ऊपर ये हो तो नीचे भी वही कुछ होता है। हमारे साथ शायद कैसर नदीम साकी हों जो हमें बताएंगे कि ये क्या कहानी है। ट्रांसफर जी साकी जल्दी से बता दीजिएगा ये क्या कहानी है और फुटेज भी दिखाएं जी हमें कि क्या अच्छी तरीके से हमारे बिजली के मसाइल हल हो रहे हैं हाफिजाबाद में। कल साहब हाफिजाबाद में महकमा वापदा की मिली भगत से है जो है 10 से जायद ट्रांसफार्मर मरम्मत करने की वर्कशॉपें जो है वो जगह जगह खुली हुई हैं और इन वर्कशॉपों पर जो मुख्तलिफ इलाकों से ट्रांसफार्मर बिजली के चोरी होते हैं, जिनके मुख्तलिफ थानों में मुकदमात बकायदा दर्ज हैं, वही ट्रांसफार्मर वापदा एहलकार और उनके साथ जो चोर लोग हैं वो लाकर यहाँ से मरम्मत करवाकर एक ट्रांसफार्मर को दूसरे इलाके में जाकर लगवा देते हैं और वहाँ से शहरियों से पैसे बटोरे जाते हैं। ये हम दिखा रहे हैं, ये घर में वर्कशॉप बनी हुई है और इस वर्कशॉप के अंदर दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। ये हम ऑयल दिखा रहे हैं, ये दीगर सामान दिखा रहे हैं जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर जिसकी लाखों रुपए मालियत होती है उससे निकालकर ये 2 नंबर ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है जो मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिया जाता है और बाद में वापदा अलकार जो है इसके बदले में सार्फिन से पैसे लेते हैं। एक तो सार्फिन बिल अदा करता है फिर भी मर जाता है और दूसरी तरफ सार्फिन से ही ट्रांसफार्मर मरम्मत के पैसे लिए जाते हैं, उसी से ही ट्रांसफार्मर नए के पैसे लिए जाते हैं और फिर खुद ही ये लोग चोरी करवाकर इन वर्कशॉपों पर लेके आते हैं। इस सिलसिला में हमने बात की ऐसी गुजरावाला एक्शन हाफिजाबाद से कि क्या कानून के मुताबिक आपको लाओ है कि ये ट्रांसफार्मर जो है जिस तरह से सरकारी गाड़ी में ये ट्रांसफार्मर आ रहे हैं और बिजली भी चोरी हो रही है, क्या अलाउ है? तो एक्शन SC का मौकफ था कि कानून के मुताबिक जो भी ट्रांसफार्मर खराब हो हम उसे गुजरावाला वर्कशॉप में भेजने के पाबंद है, वहां से वो ठीक हो गया आएगा। लेकिन होता ये है कि वो कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, हमने सार्फिन को बिजली मुहैया करनी है। और मैंने कहा जी जब सार्फिन को बिजली मुहैया करनी है तो ये जो लाखों रुपए मरम्मत के आते हैं या नए के आते हैं तो वो खर्च कौन देता है? ठीक है। तो महसूस करने लगे कि इसके पैसे जो है हमारा लाइनमैन बर्दाश्त करता है। अब लाइनमैन जो 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है वो कैसे 50,000 रुपए में ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाएगा? तो ये कैसा बात यह कि बेस्ती गंगा में
एक्शन तक हाथ धो रहे हैं। ठीक है, ये जगह जगह पे गैर बहुत शुक्रिया कैसे नदीम साहब की, आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब उन्हें देखें ऊपर से आप मिसाल फॉलो करते हैं ना, जब आप ऊपर से ना हो कोई आपकी, अगर जिस तरह हम ये कहानियाँ सुनाते रहते हैं तो फिर ये डाउन करप्शन भी मैशत में तो ट्रिकल डाउन नहीं किया, करप्शन की बात कर लेते हैं। क्लासा साहब, आलमी बिरादरी ने 2010 से 2012 तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 70 अरब रुपए दिए, अब वो देने को तैयार नहीं। पहले 70 अरब का वो तो हिसाब दे देंगे, वो कहाँ गए? शाहजिया, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि दुनिया को हम बाज़ अक्यूज़ करते रहते हैं कि दुनिया शायद हमारी मुसीबत में काम नहीं आती। दुनिया ने जितनी हमारी मदद की है और मुफ्त में किया, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं की, और ज़्यादातर गैर मुस्लिम ये ममालिक ने किया। ये भी बता दूं, अगर आप उठा लें कभी ये डाटा उठा लें, सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम वर्ल्ड ने पाकिस्तान की इमदाद की है और मुफ्त में की है, बगैर किसी, और पर्टिकुलर डिज़ास्टर जब यहाँ पे आती रही है उन्होंने की है। अब आपको याद होगा ज़लज़ला आया था और हमने खड़े होके यहाँ पे एक अथॉरिटी बना दी थी ना, उसकी ईरा बना दी थी। ईरा में पता चला सबसे ज्यादा इन लोगों ने हमारे वहाँ पे ये फौजी अफसरान आ गए, रिटायर आ गए, सर्विंग आ गए, ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे हमारे फिर वहाँ पे डेपुटेशन लेने शुरू कर दी। 6-6, 7-7 अलाउंस ले दुनिया ने पैसा दिया कि आप जाएं अपने उन जलजला ये जदगान के लिए मदद करें। हमने उठा के अथॉरिटी खड़ी कर दी। अरबों रुपए का बजट है ईरा का। आप कभी उसको देखें कि उन्होंने 7 सालों में कितने बड़े बड़े घपले किए। इनकी गाड़ियाँ देखें, इनका रहन सहन देखें, इनके आप इनका स्टाफ देखें, और तमाम का तमाम पैसा हमने वहाँ पे ईरा में लगा दिया। माल उन्होंने लूट के खाया। उसकी डिटेल लाए थे, कभी हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। उसकी ईरा की जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, ज़रा पढ़ें तो सही कि हमारे फौजी, सिविल, मिलिट्री और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कितनी लूट मचाई थी। वो पैसा जो आपका डोनर्स ने दिया था कि आप जाएँ और जल्द जदगान पर लगाएं। एक अब आपको जब ये 2010 में सैलाब आया, दुनिया भर में फिर पाकिस्तान को 70 बिलियन रुपीस दिए थे कि हजूर आप जाएं और अपने ये सैलाब के जो लोग हैं जिनकी हालत आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनके लिए कुछ करें। उस पैसे का कोई पता नहीं है कि वो पैसा किसके जरिए इस्तेमाल हुआ है, किसने इस्तेमाल किया है, कोई हमारे पास डाटा नहीं है। आलमी डोनर ये कहते हैं कि जब हम आपको अपने टैक्स पेयर्स का पैसा दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वो पैसा कैसे जा रहा है, वो किसके पास जा रहा है, कौन खर्च करे, कोई ऑडिट तो करें, कुछ तो हमें दें। टॉप से बॉटम तक जिसकी हम बात कर रहे थे, सारे का सारा पैसा इस्लामाबाद में खा लिया जाता है। यहाँ से कुछ बचता है तो सूबों में चला जाता है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, तो लोकल लेवल पे कोई पैसा नहीं पहुँच रहा। यही वजह है 2013 के फ्लड में ना हुकूमत ने कोई इस पर आपके सामने अपील की है, ना दुनिया ने एक टक्का दिया है हमें, ना हम पे कोई अब और ना कोई अब हम पे ट्रस्ट करने को तैयार होते हैं। सारे ये समझते हैं कि दुनिया के मोस्ट करप्ट तरीन लोग जो हैं इस मुल्क में रहते हैं, उन्होंने इतने अरबों रुपए के पैसे दिए हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, जो लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा। इट्स ए मैसिव फिगर, 70 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है कि 2 सालों में पाकिस्तान को दी गई, मुफ्त में दी गई है, वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा। अब इस दफ़ा लोगों ने 1 रुपया ना किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, ना डोनेशन दिया। 2010 के सैलाब में लोगों को आपने देखा था, लोग सऊदी अरब से आए, वहाँ ब्रिटेन से आए, अमेरिका से आए, उन्होंने मदद की। बहुत सालों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने डोनेशन किए। आपकी दफा किसी भी कोने से आवाज नहीं उठी कि सैलाब जदगान को देते रहे। देखिए बात यह है कि इस पैसे ने किस तरह, अब मैं आज स्टोरी नहीं कर सका मगर मैं आज उसका टीजर दे देता हूँ कि ये पैसे ने क्या ऊधम मचा रखा है। अभी जब सीरिया की बात कर रहे थे, 1 लाख लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। असले की मंडी को कैप्चर करने के लिए कैसे लोगों को तलब किया जा रहा है, और ये जो सिस्टम है इसमें बुनियादी खराबियाँ हैं। ये इसको जिस तरीके से आपने सेंट्रलाइज कर रखा है, अगर आप इसमें न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को तहवाला करके इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा से नहीं करते तो हम ये रोज़ाना इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। हम सीरिया पे बम मारेंगे, हम जो है उस मुनाफों की हवस में और उस पैसे की हवस में जो है ये सिस्टम बर्बाद रहेगा और आम आदमी की तज़ील होती रहेगी। मैं ये स्टोरी और ये फिगर्स कल आपको कल इंशाल्लाह हम इसको जरूर शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबरें दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।